सबसे पहले ओवरव्यू देख लेते हैं। नेपाल नहीं माना, भारत के 395 किलोमीटर एरिया को अपने में दिखाने वाला नक्शा संसद में पेश किया। यूपी में नई गाइडलाइन जारी, 30 जून तक रहेगा लॉकडाउन। भारत चीन के बीच सुलह का कोई नतीजा नहीं। मन की बात में पीएम मोदी ने की अपील। पीएम मोदी ने अम्फान तूफान से लेकर और टिड्डी हमले तक की 10 बातें बताइए, उनके बारे में हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। वो 10 बातें क्या क्या हैं। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के बेटे बहू समेत 22 लोग कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि। क्या है मामला, देखते हैं। लद्दाख बॉर्डर में 30 किलोमीटर की दूरी पर चीन कर रहा है भारी संख्या में सैनिकों और तोपों की तैनाती। क्या है ड्रैगन के इरादे। दिल्ली में फिर टूटा कोरोना का रिकॉर्ड, 24 घंटे में 1295 नए मामले। लॉकडाउन 5 अनलॉक 1 की राजस्थान सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन। क्या है नई गाइडलाइन, क्या खुलेगा, क्या बंद रहेगा और किस प्रकार से कोरोना पर काबू पाएंगे, इसको आगे समझते हैं। G7 में भारत को शामिल करेंगे ट्रंप, बुरी तरह घिर जाएगा चीन। अमेरिका किस तरीके से चीन पर दबाव बनाना चाहता है, क्या है कारण दबाव बनाने का। दिल्ली सरकार के पास कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए पैसे नहीं, किस प्रकार देगी दिल्ली सरकार कर्मचारियों को सैलरी। क्या करेगी इंतजाम सैलरी के लिए। 200 विशेष ट्रेनें चलेंगी आज। यात्रा करने के लिए क्या होंगी गाइडलाइन और कोरोना अपडेट के लिए बात करेंगे। चलते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं नेपाल के बारे में। नेपाल किसके दबाव में या किसके कहने पर आकर नया नक्शा पारित कर रहा है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। नेपाल बार बार ये दावा करता रहा है कि काला पानी, लिपियांगदोरा और लिपुलेख उसकी सीमा में आते हैं, जबकि ये भारत के इलाके हैं। संसद में नेपाल का नया नक्शा पेश कर दिया है। नेपाल भारत की कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। वो चीन के प्रभाव में आकर संसद में पेश कर रहा है नया नक्शा। नेपाल ने भारत के 395 वर्ग किलोमीटर इलाके पर अपना दावा ठोका। नेपाल के काला पानी में 60 वर्ग किलोमीटर व लिपियांगदोरा में 335 किलोमीटर इलाके को अपना बताया। नेपाल में पहले से ही इसके पक्ष में जनमत बन चुका है, अब इसके बरखिलाफ जाना मुश्किल। चीन की तरफ केपी ओली सरकार के झुकाव ने भारत से बिगाड़े संबंध। संविधान संशोधन के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता। अभी यूपी सरकार ने लॉकडाउन 5 जो 30 जून तक जारी कर दिया है, उसके लिए क्या क्या गाइडलाइन दी है, क्या क्या खुलने और बंद करने का वो है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। 8 जून से होटल और धार्मिक स्थल खुलेंगे। जुलाई में स्कूल कॉलेज खोलना प्रस्तावित। एक केस मिलने पर 250 मीटर का दायरा क्वारंटाइन जोन घोषित किया जाएगा। जहाँ पे भी कोई केस मिलेगा उसका 250 मीटर का एरिया, एक केस मिलने पर 250 मीटर का दायरा क्वारंटाइन जोन घोषित किया जाएगा। जहाँ पे भी केस मिलेगा उसके आसपास का 250 मीटर के दायरे को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया जाएगा। एक केस मिलने पर फ्लोर सील होगा, यानी कि जिस फ्लोर में रहता है, अगर फ्लोर की क्वांटिटी ज़्यादा है तो उस सिचुएशन में जिस फ्लोर में रहता है वो क्या है, सील कर दिया जाएगा। जबकि एक से ज़्यादा केस मिलने पर पूरा ही टावर को सील कर दिया जाएगा। केस निकला तो घर के मालिक को घर का सैनिटाइजेशन खुद कराना पड़ेगा। दुकानदारों को फेस मास्क और सैनिटाइजर रखना होगा। समस्त कार्यालयों में 100% अटेंडेंस होगी। कार्यालय में 3 पारियों में काम होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जाएगा। नाइट शिफ्ट में काम कर सकते हैं, लेकिन ऑफिस को पिकअप और ड्रॉप करने की सुविधा देनी होगी। बाजार सुबह 9 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक खुलेंगे। सुपरमार्केट भी खुलेंगे और इसके लिए दिशा निर्देश जारी होंगे। सब्जी मंडियों को सुबह 6 से 9 और फल मंडियों को 8 से रात 8 बजे तक खोला जाएगा। मिठाई की दुकान खोल सकते हैं, लेकिन बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी। रोडवेज बसों का संचालन शुरू किया जाएगा। बस में उतने ही लोग बैठ सकते हैं जितनी की बस में सीटें हैं। कार में भी उतने ही लोग बैठ सकते हैं जितनी सीटें हैं। दोपहिया वाहन पर केवल 2 आदमी बैठने की छूट है। ऑटो में जितनी सीट है उतने लोग बैठ सकेंगे। बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। पार्क सुबह 5 बजे से 8 बजे तक और शाम को 5 बजे से शाम के 8 बजे तक, यानी पार्क सुबह 5 बजे से 8 बजे तक और शाम को 5 बजे से 8 बजे तक खुलेंगे। सैलून, ब्यूटी पार्लर भी खुलेंगे। आज से रेल सेवा शुरू हो जाएगी। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन का ध्यान रखा जाएगा। 8 जून से शॉपिंग मॉल भी खुलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद रहेंगी। औद्योगिक क्षेत्र में मरीज मिला तो 24 घंटे के लिए औद्योगिक क्षेत्र को बंद कर दिया जाएगा। केवल उसी क्षेत्र को जिस क्षेत्र में मरीज मिलता है। बस स्टेशन पर थर्मल स्क्रीनिंग होगी। रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। भारत चीन के बीच सुलह का कोई नतीजा नहीं।
कमांडिंग अफसर स्तर पर बातचीत से नहीं निकला हल, अब दोनों देशों के मेजर जनरल स्तर पर होगी वार्ता। LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास भारत और चीन की सीमाएं अपने अपने मोर्चे पर डटी हुई है। चीन पक्ष की ओर से किसी प्रकार के नरमी के संकेत नहीं है और वहां की सेना लगातार अपनी मौजूदगी बढ़ा रही है। भारतीय क्षेत्र से सटे इलाके में चीनी आर्टिलरी, सैनिक और आर्मर्ड यूनिट तैनात कर रहे हैं। ये वो इलाके हैं जहां से भारतीय सीमा की दूरी महज कुछ ही घंटों की है। पीएम मोदी ने अम्फान पर कहा है, पिछले कुछ हफ्तों के दौरान हमने पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में अम्फान का कहर देखा है। तूफान से अनेक घर तबाह हो गए, किसानों को भारी नुकसान हुआ है। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के लोगों ने जिस हिम्मत और बहादुरी के साथ हालात का सामना किया वह प्रशंसनीय है तथा संकट की इस घड़ी में देश भी हर तरह से वहाँ के लोगों के साथ खड़ा है। उसके बाद में आयुष्मान भारत योजना के तहत जिन्होंने इलाज करवाया है उनके लिए प्रधानमंत्री जी ने बताया कि उसके अंदर गरीबी से लड़ने की ताकत दिखाई देने लग गई है। देश के कई हिस्सों में टिड्डियों हमले से किसान काफ़ी प्रभावित हुए हैं, लेकिन साथ साथ ही प्रधानमंत्री जी ने बताया है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार व कृषि विभाग आधुनिक संसाधनों से किसानों की पूरी तरह से मदद करने के लिए तैयार है। आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीबों के काफ़ी पैसे बचाए गए हैं और आयुष्मान भारत के सभी लाभार्थियों के साथ साथ मरीजों का उपचार करने वाले डॉक्टर, नर्सों और मेडिकल स्टाफ को भी प्रधानमंत्री जी ने बधाई दी है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जल्दी आने वाला है। योग जैसे जैसे जीवन से जुड़ रहा है, लोगों में अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता भी लगातार बढ़ती जा रही है। आयुष मंत्रालय ने माई लाइफ माई योगा नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय वीडियो ब्लॉग की प्रतियोगिता शुरू की है। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के लोग इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकते हैं। तमाम चुनौतियों के बीच मुझे खुशी है, आत्मनिर्भर भारत पर आज देश में व्यापक मंथन शुरू हुआ है, ऐसा प्रधानमंत्री जी ने बताया। लोगों ने अब इस अभियान को अपना बनाना शुरू कर दिया। इस मिशन का नेतृत्व देशवासियों के हाथ में ले रहे हैं। बहुत से लोगों ने यह बताया कि उन्होंने जो सामान अब उनके इलाके में बनाए जाते हैं उनकी एक पूरी लिस्ट बना ली है, जो अब इन लोकल प्रोडक्ट को ही खरीद रहे हैं और वोकल फॉर लोकल को ही प्रमोट कर रहे हैं। इस संकट की सबसे बड़ी चोट अगर किसी पर पड़ी है तो वो हमारे गरीब मजदूर, श्रमिक वर्ग हैं। उनकी तकलीफ, उनका दर्द, उनकी पीड़ा शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। हम में से कौन ऐसा होगा जो उनकी और उनके परिवारों की तकलीफों को अनुभव न कर रहा हो। कोरोना एक ऐसी आपदा है जिसकी पूरी दुनिया के पास कोई इलाज नहीं है, जिसका कोई पहले का अनुभव नहीं है। तो ऐसे में नई नई चुनौतियां और उनके कारण परेशानियां हम भी अनुभव कर रहे हैं। इस दौरान पढ़ाई के क्षेत्र में भी अलग अलग इनोवेशन आए हैं। जैसे शिक्षकों ने, छात्रों ने मिलकर इनोवेशन किया है, जिनमें ऑनलाइन क्लासेस, वीडियो क्लासेस, उसको भी अलग अलग तरीके से इनोवेट किया जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा है कि हमारे देश में चुनौतियां भी भिन्न प्रकार की, लेकिन फिर भी हमारे देश में कोरोना उतनी तेज़ी से नहीं फैल पाया जितनी कि दुनिया में अन्य देशों में फैला है, जहाँ पर कि हेल्थ और मेडिकल सेवाएँ हमारे से काफ़ी बेहतर थी। कोरोना से मृत्यु होने वाले की दर हमारे देश में काफ़ी कम है, जबकि दूसरे देशों की बनस्पत हमारे देश में मरीजों की संख्या ज़्यादा होते हुए भी मृत्यु दर काफ़ी कम है। इसी बीच उत्तराखंड से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। कोरोना संकट के बढ़ते मामलों के बीच उत्तराखंड से बड़ी खबर। शनिवार को कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज की पूर्व पत्नी विधायक अमृता राव को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद अब खुद सतपाल महाराज की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आ गई है। यही नहीं, महाराज का बेटा, बहू समेत 22 अन्य कर्मचारियों की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। रिपोर्ट सार्वजनिक होते ही राज्य में हड़कंप मच गया, क्योंकि शुक्रवार को सचिवालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में सतपाल महाराज भी शामिल हुए थे और इस बैठक में स्वयं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी शामिल थे। इतना ही नहीं, महाराज के इस पर्यटन विभाग की बैठक में भी शिरकत की थी। अब बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया कि महाराज के कैबिनेट सहयोगी समेत उनसे मिलने वाले तमाम लोग भी क्वारंटाइन किए जाएंगे। प्रोटोकॉल तो यही कहता है। अगर प्रोटोकॉल का 100% पालन किया गया तो सरकार और शासन में बैठे सभी अफसरों को भी सैंपल लिए जा सकते हैं और जो कैबिनेट से लेकर पर्यटक विभाग की बैठक तक शामिल होगा। देश का ये पहला मामला है जब पूरी सरकार ही कोरोना की जद में आ गई हो। महाराज की कोरोना रिपोर्ट आते ही शासन में हाई लेवल कमेटी की बैठक शुरू हो गई।
लद्दाख बॉर्डर से 30 किलोमीटर की दूरी पर चीन कर रहा है भारी संख्या में सैनिकों और तोपों की तैनाती। लद्दाख में भारत चीन विवाद को हल करने के लिए बातचीत के माध्यम से प्रयास चल रहा है। इसी बीच चीनी सेना वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के पास सैन्य शक्ति के निर्माण में जुटी हुई है। वे नियंत्रण रेखा के पास भारी संख्या में तोपों और पैदल सेना को तैनात कर रही है, जिससे कुछ ही घंटों में भारतीय क्षेत्र में तैनात किया जा सके। दोनों पक्षों में कई दौर में बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला। पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में सभी स्थानों पर बटालियन और ब्रिगेड स्तर पर एक दूसरे से बात कर रहे हैं। अभी तक इसका कोई परिणाम नहीं निकला, उसका भी नतीजा हो सकता है। सूत्रों के अनुसार चीनी जिन स्थानों पर थे किसी भी पोजीशन से पीछे नहीं हटे हैं। विभिन्न स्थानों पर भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच लगातार आमना सामना हो रहा है। राजस्थान सरकार ने लॉकडाउन 5 और अनलॉक 1 को चरणबद्ध तरीके से चीज़ें खोलने के लिए राज्य सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। उसके अंदर क्या है, राजस्थान सरकार ने कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी ऑरेंज और ग्रीन जोन के में कई तरह की गतिविधियों को दोबारा शुरू करने की इजाज़त दे दी है। गहलोत सरकार ने 1 जून से सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए दुकानें, ब्यूटी पार्लर, सामुदायिक पार्कों समेत एक साथ कई चीज़ों को खोलने की इजाज़त दे दी। G7 में भारत को शामिल करेंगे ट्रंप, बुरी तरह घिर जाएगा चीन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किसी भी कीमत पर चीन को मात देने के लिए तैयार है। कोरोना वायरस के कारण दुनिया में आलोचनाओं का सामना कर रहे चीन भी अब आक्रामक रुख इख्तियार कर रहा है। हाल ही में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपनी सेना को युद्ध की तैयारी के आदेश दिए हैं। ऐसे समय में अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की सहायता से चीन को घेरने की कोशिश की जा रही है। G7 में भारत को शामिल करने के लिए ट्रंप ने टाली बैठक, अब सितंबर में होगी मीटिंग। चीन को घेरने की कोशिश में अमेरिका विरोधी देशों को कर रहा है एकजुट। ट्रंप के लिए भारत का साथ जरूरी, हिंद प्रशांत में बनाना चाहते हैं एक बड़ा सहयोगी। G7 में शामिल देश कौन कौन से हैं? अमेरिका, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, इटली, जर्मनी और जापान। जाने माने शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक, जिनके किरदार को आमिर खान की 3 इडियट्स में रेंचो का नाम से निभाया गया था, उन्होंने देश में नागरिकों से चीनी उत्पाद के उपयोग को रोकने का आग्रह किया है। सोनम वांगचुक ट्विटर पर यह हैशटैग चलाकर लोगों से चाइनीज प्रोडक्ट्स को बायकॉट करने की बात कही है। अब इस आंदोलन में बॉलीवुड सेलिब्रिटी अरशद वारसी और सुपर मॉडल मिलिंद सोमन ने अपना समर्थन दिया है। अरशद वारसी ने चीनी सामान का इस्तेमाल करना बंद कर दिया है, वहीं मिलिंद सोमन ने भी टिकटॉक को छोड़ दिया है। अभी टैगलाइट क्या है सोनम वांगचुक की? आई एम consciously going to stop using everything that is Chinese, as they are a part of most of things we use. It will take time, but I know one day I will be Chinese free. You should try it too. ये टैगलाइन उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट की है और वहीं पे इन्होंने अपनी टैगलाइन के अंदर लगाया हुआ है। सुपर मॉडल मिलिंद सोमन ने सोनम वांगचुक का एक वीडियो शेयर करते हुए ट्वीट किया है कि अब मैं टिकटॉक पर नहीं हूँ। चीनी उत्पादों का बहिष्कार करने के लिए सोनम वांगचुक द्वारा शुरू की गई पहल के प्रति अपने समर्थन देते हुए मिलिंद सोमन ने शेयर किया कि वह अब चीनी आधारित ऐप टिकटॉक पर नहीं है। और मैं आपसे भी गुजारिश करता हूं कि अगर आप एक सच्चे हिंदुस्तानी हैं तो चाइनीज प्रोडक्ट और टिकटॉक को यूज करना बंद कीजिए। देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच एक बार फिर ट्रेनें पटरी पर दौड़ने को तैयार है। आज 1 जून से श्रमिक ट्रेनों और पिछले दिनों शुरू की गई स्पेशल ट्रेनों के अलावा 200 नई ट्रेनें चलाई जाएंगी। इन ट्रेनों के लिए 21 मई से बुकिंग शुरू हो चुकी है। सभी ट्रेनों में सारी सीटें फुल हो चुकी है, लंबी वेटिंग लिस्ट भी है। रेलवे के मुताबिक स्पेशल ट्रेनों में 30 जून तक करीब 26 लाख टिकट बुक हो चुके हैं। पहले दिन 1.45 लाख यात्री ट्रेन में सफ़र करेंगे। नई गाइडलाइन के अनुसार स्पेशल ट्रेनों में अब 120 दिन पहले टिकट बुक करवाए जाएंगे। इससे पहले रेलवे ने लॉकडाउन में टिकट बुकिंग की समय सीमा घटाकर 30 दिन कर दी थी। नई व्यवस्था में अब तत्काल कोटे में भी टिकट मिल सकेंगे। यह सुविधा रविवार सुबह 8 बजे से शुरू कर दी गई है। इसके अलावा आप पार्सल और लगेज ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी बुकिंग शुरू हो चुकी है। अभी एक बार देख लेते हैं ट्रेनों में यात्रा करने के लिए क्या क्या जरूरी नियम और हिदायतें हैं। टिकट ऑनलाइन IRCTC और मोबाइल ऐप और ऑफलाइन PRS काउंटर, टिकट एजेंट, CAC पर बुक की जा सकती है। सिर्फ कंफर्म RAC टिकट वाले यात्री को ही स्टेशन में आने और ट्रेन में चढ़ने की अनुमति होगी। यात्री को कम से कम 90 मिनट पहले स्टेशन पर पहुंचना होगा। ट्रेन किराए में
किसी भी तरह का कैटरिंग शुल्क शामिल नहीं होगा। यात्रा के दौरान चादर, कंबल और तकिया नहीं दिए जाएंगे। यात्री को साथ में लाना होगा। सभी यात्रियों को रेलवे स्टेशन पर प्रवेश और निकास के समय और यात्रा के दौरान फेस कवर, मास्क पहनना होगा। सभी यात्री आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें और यात्रा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का सख्ती से पालन करें। यात्रा के दौरान टिकट चेक करने वाले अधिकारी को यात्रा के दौरान टिकट देने का अधिकार नहीं होगा। पहले चार्ट को ट्रेन के चलने से कम 4 घंटे पहले तैयार किया जाएगा। दूसरे चार्ट को निर्धारित प्रस्थान समय से कम 2 घंटे पहले तैयार किया जाएगा। अभी तक दूसरा चार्ट 30 मिनट पहले तैयार किया जाता था। दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार से 5,000 करोड़ की आर्थिक सहायता मांगी है। इस बारे में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने 26 मई को केंद्रीय वित्त मंत्री को पत्र लिखा है। सिसोदिया ने बताया कि लॉकडाउन के कारण पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ा है। दिल्ली पर भी इसका काफी असर हुआ है। दिल्ली सरकार ने अपने न्यूनतम खर्च की समीक्षा की है। इसके अनुसार केवल सैलरी तथा ऑफिस खर्च पर न्यूनतम 3500 करोड़ का मासिक खर्च है। पिछले 2 माह में जीएसटी से मात्र 500 करोड़ का मासिक संग्रह हुआ है। जीएसटी तथा अन्य स्रोत मिलाकर प्रथम तिमाही में कुल 1735 करोड़ रुपए का मात्र संग्रह हो पाया है। ऐसे में सरकार के पास कर्मचारियों को सैलरी देने भर के पैसे भी नहीं है। इसलिए केंद्र सरकार से 5,000 करोड़ की आर्थिक सहायता की मांग की।